दोस्तों नमस्कार। डीआरबी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल पांडे। पिछले बीते दिनों दादरा नगर हवेली से जो 7 बार के निर्दलीय सांसद मोहन डेलकर ने दक्षिण मुंबई के एक होटल में जो है आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इतना तो है 15 पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने आत्महत्या से पहले लिखकर छोड़ी है। इसमें कई नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन मोहन डेलकर की आत्महत्या से पहले महाराष्ट्र सरकार में 2 बड़े मंत्री जो हैं महिला से जुड़े स्कैंडल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले धनंजय मुंडे के ऊपर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया। फिर जो है संजय राठौड़, उनका नाम जो है एक महिला की खुदकुशी से जुड़ा। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है मोहन डेलकर की खुदकुशी का लेकर। एक दादरा नगर हवेली से सांसद, 7 बार के सांसद, वो भी निर्दलीय, वो दक्षिण मुंबई के एक होटल में आते हैं और खुदकुशी कर लेते हैं। किस तरह से आप देखते हैं इनकी? मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी घटना है, भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी घटना है। ऐसे कभी इस तरह किसी सिटिंग सांसद ने आत्महत्या नहीं की, और वो 7 बार का सांसद, यानी इस लोकसभा का जितना इतिहास है उसमें से एक बहुत बड़ा इतिहास जिस आदमी ने जिया है, उसकी आत्महत्या। मैं इसको दुर्भाग्य कहूँगा कि मीडिया ने इस तरफ पता नहीं क्यों गौर ही नहीं किया। एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, जो वैसे भी टॉप एक्टर नहीं है, वो आत्महत्या कर लेता है। उस पर पता नहीं कितने घंटों, कितने दिनों, कितने महीनों तक चर्चा चलती है। और देश की संसद में 7 बार से सांसद व्यक्ति एक आत्महत्या कर लेता है और उसकी चर्चा नहीं होती। खास तौर पे वो जैसे कि रेगुलर किसी स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, किसी वो इस तरह के उसको मीडिया लगभग छोड़ करके मामला चल देता है। ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, भारतीय लोकतंत्र, भारतीय मीडिया के लिए बहुत अच्छी घटना नहीं है ये, क्योंकि इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी। डेलकर जी जो थे वो, उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी और बाकायदे संकेत दिया था कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, ऐसा उनकी क्लिप चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो जिन पे आरोप लगा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी महाराष्ट्र कांग्रेस के एक शिष्टमंडल ने गृह मंत्री से भेंट करके पूरे मामले की गहन जांच करने की मांग की है, और ये मांग करें या ना करें, ये घटना ही इतनी बड़ी है कि इसकी कहीं ना कहीं बहुत सघन जांच होनी चाहिए। ये जांच मुंबई से लेकर के दादरा नगर हवेली तक जाएगी, और दादरा नगर हवेली से शायद दिल्ली तक भी जाए। ये घटना कोई छोटी घटना नहीं है, और इसके बड़े व्यापक परिणाम मुझे होते दिखाई दे रहे हैं राजनीति में। ये धीरे धीरे खुल रहा है। पुलिस ने जो दावा किया है कि 15 पन्नों की एक आदमी एक प्रेस नोट, एक नोट छोड़ जाता है, सुसाइड नोट आमतौर पे आदमी चलते चलते 1-2 पंक्तियों में लिखता है, तो 15 पन्ने ऐसे ही नहीं लिखे होंगे, कई घंटे लगे होंगे उन 15 घंटे लिखने में। बहुत सारा, वो भी गुजराती में लिखा है। सो उनकी भाषा मूलतः, डेलकर साहब बहुत ज़्यादा बाकी भाषाओं में निष्णात नहीं थे, बोलने वाले वक्ता भी बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए लोकसभा का परफॉर्मेंस भी उनका, भले वो 7 बार सांसद रहे, लेकिन फ्रंट रैंकिंग सांसद जिनको कहा जाए, जिनको लोग याद करते हैं, उसमें वो नहीं थे। लेकिन जनता में बहुत लोकप्रिय थे और दादरा नगर हवेली से बाकायदे चुन के आते थे। अब ये आप सोचिए कि ये उनके साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो वो टीआरपी में नहीं आते क्योंकि वो हाई प्रोफाइल सांसद नहीं है, ये तो माना जा सकती बात। फिर वो दादरा नगर हवेली है जो जिसमें टीआरपी गिनी नहीं जाती। दादरा नगर हवेली एक पिछड़ा सा आदिवासी सा इलाका है, तो वो इसलिए भी शायद नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, डेलकर किस पार्टी से थे, क्या उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता थी। उन्होंने पार्टियां बदली भी हैं, हमेशा वो सांसद नहीं रहे, एनसीपी में चले गए थे। उन्होंने पार्टियों में कोशिश भी की है, कई पार्टियों से जुड़े भी हैं वो, लेकिन उनको उसका कभी फ़ायदा नहीं मिल पाया। लेकिन वो सांसद बने रहे लगातार, और इस तरह के केसेस बहुत कम हैं भारतीय राजनीति में कि एक 7 बार, 8 बार, 9 बार लोग सांसद बने। ये गिनती के लोग ही हैं पूरे लोकसभा में। तो लोकसभा को, उनको भले वो किसी पार्टी में ना जुड़े हों, लेकिन इस देश के वरिष्ठ नेताओं में उनकी गिनती होनी चाहिए, और है मेरे ख्याल से। तो वो बड़े गहन तरीके से उसकी जांच की जानी चाहिए। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही
शर्मनाक पहलू है कि कोई सांसद को इस तरह अपनी, जिसको देश की संसद में बोलने का जिसको अधिकार प्राप्त है, और वो 7 बार का वहाँ सांसद है, तो वहाँ का दिग्गज व्यक्तित्व है वो, तो वो आदमी अपनी बात बोल ना पाए और उसको अपनी बात कहने के लिए आत्महत्या करनी पड़े, ये मेरे ख्याल से बड़ा दर्दनाक पहलू है, बड़ा दुखद पहलू है कि ये ऐसा सब हो रहा है। मेरे ख्याल से डेलकर जी की हत्या, आत्महत्या जो है, उसके पीछे जो समझ है, हो सकता है उनके फ्रस्ट्रेशन रहे हों, उस कारण से वो मंत्री नहीं बन पाए 7 बार में, किसी दल के साथ नहीं जुड़े रहे। जो 15 पन्नों का जो सुसाइड नोट है, उसमें उन्होंने, ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसमें उन्होंने एक नाम जिक्र किया है, प्रफुल्ल पटेल, जो दादरा नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हालांकि पुलिस जो है इस मामले की जांच जो है अभी कर रही है कि उनकी क्या भूमिका थी, क्या प्रफुल्ल पटेल के ऊपर केंद्र सरकार का कोई दबाव था, इस सारे मामले पर जांच जो है कर रही है। गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि डेलकर द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में जिन जिन नामों का जिक्र किया गया है उन सभी पर कार्रवाई जो है की जाएगी। अब ये देखिए, वो दादरा नगर हवेली के सांसद थे और उन्होंने जो कुछ लिखा है वो दादरा नगर हवेली के परिप्रेक्ष्य में लिखा है जी। तो मैं वही कह रहा था कि ये जांच जा रही है दादरा नगर हवेली की तरफ, मतलब मुंबई से, वो सिर्फ उन्होंने आत्महत्या मुंबई में की, मेरे ख्याल से इतना ही उसका वास्ता मुंबई से या महाराष्ट्र से होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस जब, या मुंबई पुलिस जब जांच करेगी, तो जांच के जो डोर है वो दादरा नगर हवेली तक जाती है, और दादरा नगर हवेली के प्रशासनिक विविधता पर, प्रशासन पर, वहाँ के राजनीति पर, ये कहीं ना कहीं डेलकर जी का बड़ा वर्चस्व रहा है। और इतना वर्चस्व होने के बावजूद इस तरह का फ्रस्ट्रेशन आ जाना कि इस ऐसे कारण बन जाना कि आदमी को कोई रास्ता न सूझे और वो सिर्फ आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता ही न दिखाई दे, बहुत दुखद है। और ये मेरे ख्याल से इसमें अभी ये जो चैप्टर है ये बस शुरू हुआ है। ये मुझे लग रहा है कि ये चर्चा इस पर होनी चाहिए, बहुत गहन चर्चा होनी चाहिए, और इसके सारे, इसके एक एक डोर तलाश, अलग करके तलाशनी चाहिए पुलिस को, और पुलिस ये काम करेगी मेरे ख्याल से। और महाराष्ट्र पुलिस अब इसमें काम कर रही होगी इस समय। और उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस ने तो सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी एक तरह की बात कही जो बहुत बाद में सारी जांच एजेंसियों ने सही कही। तो महाराष्ट्र पुलिस सक्षम पुलिस है, पॉलिटिकल विल अगर उसके साथ जुड़ जाती है तो मुंबई पुलिस और अच्छा काम करती है। और मुझे विश्वास है कि डेलकर जी की आत्महत्या के पीछे जो निश्चित कारण हैं वो हम सब के सामने आएंगे, और हम सब उस पर इस भारतीय राजनीति में जो सुधार लाने की ज़रूरत है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, सोचेंगे हम सब कि ऐसा क्यों हो जाता है और ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर भी हमको सोचने की ज़रूरत है। डेलकर की आत्महत्या के बाद कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सचिन सावंत का बयान आया था कि डेलकर को दादरा नगर हवेली में न्याय नहीं मिलता, इसलिए इसका डर था कि इस वजह से वो मुंबई में आकर आत्महत्या कर रहे। क्या कहीं ना कहीं अब डेलकर की मौत को लेकर भी राजनीति होनी शुरू हो गई है? हाँ, ये तो दिखाई दे रहा है, राजनीति तो हुई है। राजनीति तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर जब राजनीति हो सकती है, बहुत राजनीति हुई उस पर, कोई राजनीतिक पार्टी बची नहीं जिसने कोई काम नहीं किया, लगभग पूरे समय राजनीति वही काम कर रही थी। ये तो एक राजनेता की आत्महत्या है, तो इसमें तो राजनीति बोलेगी ही। और कांग्रेस पार्टी को अगर मौका मिलता है तो वो उस पर क्यों माफ़ करेगी सामने वाले को, ये दिखाई दे रहा है। और उनकी जो डेलकर की जो उनकी आकांक्षाएं रही होंगी वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लेकर के रही होंगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र तय करता है कौन वहाँ गवर्नर बनेगा, और गवर्नर एक तरह का मालिक होता है केंद्र शासित प्रदेश का। उसके पास पुलिस से लेके सारे पावर्स उसी के पास केंद्रित होते हैं। तो वो सारी अपेक्षाएं जो रही होंगी, जो अपेक्षाओं का भंग हुआ होगा, वो कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये मामला जो है मुंबई और महाराष्ट्र से ज़्यादा गूंजेगा। आप देखेंगे दादरा नगर हवेली पर इसकी गूंज फिर दिल्ली तक भी पहुंचेगी, आप देखेंगे इस बात को। ये बात हुई मोहन डेलकर के आत्महत्या को लेकर। अब ज़रा पीछे जाते हैं, जिसके बाद एक महाराष्ट्र सरकार में बड़े मंत्रियों का नाम जो है स्कैंडल से जुड़े हैं। सबसे पहले फिलहाल अगर मौजूदा समय की बात करें तो जो हैं संजय राठौड़,
का नाम एक महिला की खुदकुशी से जुड़ा हुआ है। इसके पहले धनंजय मुंडे पर एक महिला ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। अनुराग जी, मेरा यही सवाल है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, एक महिला को लेकर उनका यौन शोषण हुआ, किसी का नाम जो है सुसाइड से जोड़ा जा रहा है, तो इसे जो आरोप हैं किस तरह से उद्धव सरकार की छवि को असर पड़ेगा इसका? मेरे ख्याल से बैठे ठाले बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है। ये दुखद घटना थी, एक महिला आत्महत्या करे, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पर बीजेपी के पास उद्धव सरकार को घेरने के लिए बहुत ही उथले मुद्दे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या वगैरह को मुद्दे बनाया। आप देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा उद्धव सरकार के पास साल भर काम करने के बाद आज नहीं दिखाई दे रहा। किसी तरह का कोई आरोप, कोई ठोस तरीके से कोई शोर बहुत है ना, और पर उसमें पीछे कुछ ठोस नज़र नहीं आ रहा जिस पर आदमी को घेरा जा सके सरकार को। अब उनके इंडिविजुअल मंत्रियों को बीजेपी टारगेट कर रही है। तो इसमें जो ताज़ा घटनाक्रम है संजय राठौड़ वाला, वो गंभीर बात है और उस पर इस सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए थे और उद्धव ठाकरे जैसे संवेदनशील व्यक्तित्व को इस पर कुछ जनता के लिहाज से कुछ ठोस करते दिखाई पड़ना चाहिए था। संजय राठौड़ के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने कोई बहुत बड़ी सफाई नहीं दी उसको लेकर के, और फिर वो गायब रहे बहुत दिन तक। अचानक प्रकट हुए तो अपने इलाके में बहुत बड़ा उन्होंने जुलूस निकाल लिया और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का, इसी जुलूस की वजह से शरद पवार और उद्धव ठाकरे नाराज भी बताए जा रहे हैं। वो तो एक गंभीर आरोप लगा है और इस तरह से मंत्री उन पर कार्रवाई होने के बावजूद, कार्रवाई होने की बजाय वो जुलूस निकालते हैं पोहरा देवी वाशिम में जाके। उसी पर आ रहा था, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो आदमी को जब आरोप लगते हैं तो आदमी अंतर्मुखी होता है और उस पर सोचना शुरू करता है। ये मंत्री महोदय जो हैं वो अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने में लग गए, क्योंकि राजनीतिक ताकत की वजह से उनका मंत्री पद बचेगा। मेरे ख्याल से पहली घटना पे अगर उनको मंत्रिमंडल से नहीं निकाला गया था पूजा चौहान नाम की महिला के आरोप के बाद, तो दूसरी चीज़ पर जो उन्होंने राजनीतिक उसको राजनीतिक रूप दे करके अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, इस बात पे तो उनको निकाल ही दिया जाना चाहिए था। ये घटना जो है वो निश्चित तौर पर ये मांग करती है, किसी महिला पे जब आरोप होते हैं तो उसको सस्पेंड किया जाता है। उस पर पुलिस जो है अगर कैसे मामले सामने आती है तो पहले आरोपी को अरेस्ट करती है और फिर आगे की तफ्तीश बाद में करती है और उसकी सुनवाई एक तरफा होती है, लगभग महिला के पक्ष में होती है। लेकिन ये एक महिलाओं के लिहाज से अगर सोचा जाए और जिस तरह का हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसको देखा जाए तो मेरे ख्याल से इन मंत्री महोदय को थोड़े दिन आराम देने की ज़रूरत पड़ी है कि इनको आराम दिया जाना चाहिए। इससे उद्धव ठाकरे सरकार पर थोड़ी राहत भी आएगी कि उन पर जो ये एक उनकी सरकार पर एक तरह से वो जो रोज़ हमले हो रहे हैं ये भी काफ़ी हद तक थमेंगे। मेरे ख्याल से उनको थोड़े दिन मैं जानता हूं कि एक मंत्री ने बाकायदे एक पूरा का पूरा ज़िला संभाल रखा है शिवसेना के लिए और लंबे समय तक शिवसेना को वहाँ आधार बना के रखा है, लेकिन ये कारण नहीं होना चाहिए कि इस पर उन पर निर्णय न लें। और शिवसेना जैसी पार्टी है और जिसकी जो फंक्शनिंग जिस तरह की है, इस तरह के मामलों में ठोस कार्रवाई करते दिखाई पड़नी चाहिए। इस पे शिवसेना जिस तरह की चुप्पी साध रखी है वो शिवसेना की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में नहीं आता मेरे ख्याल से। यहीं बाला साहब ठाकरे आज होते तो वो दोनों तरफ से निर्णय ले लेते, या तो उसके पक्ष में बोल देते कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है वो सब ठीक है, ये कह देते आकर के, और या तो फिर उसको अब तक तो उन्होंने घर ही बिठा दिया होता। ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं और ये ब्रशिंग अंडर द कारपेट से राजनीति नहीं चलती। मामले को दब जाएगा अपने आप में, ऐसा होगा नहीं। बीजेपी इसको बाकायदे जीवित रखेगी और उद्धव ठाकरे जी के लिए ये एक फांस की तरह उनको परेशान करने का मुद्दा बना रहेगा। मेरे ख्याल से अगर ये इस मामले में राजनीति ये कहती है कि अगर ऐसे व्यक्तित्व को हटा करके भी अगर काम जो भी नुकसान होता है वो नुकसान उठाने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए और उन्होंने जो किया या नहीं किया ये उनको झेलने देना चाहिए। जांच तेज करके फिर उनको वापस जल्दी से जांच पूरी की जाए, फिर उनको वापस भी लिया जा सकता है मंत्रिमंडल में, इसमें कौन सा बड़ा काम है। तो ये मेरे ख्याल से जिस तरह हैंडल किया जाना चाहिए वैसे ये सरकार इस मामले को हैंडल करते दिखाई तो नहीं दे रही है।
आपने कहा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि इसमें तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है, अब तक उद्धव ठाकरे इतनी हिम्मत भी नहीं दिखा पाए कि इन मंत्रियों से राजीनामा ले लें। वो चाहे हमें धनंजय मुंडे के मामले में भी देखने को मिला, अब वो संजय राठौड़ के भी मामले में देखने को मिला। कहीं ना कहीं जबकि ये बखूबी जानते हैं दोनों मुद्दे जो हैं उनकी सरकार की छवि को जो है धूमिल कर रही है, उनके लिए गले का फांस बन रहा है। आखिर क्या मजबूरी है उद्धव ठाकरे के पास? देखिए, धनंजय मुंडे के मामले में तो वो ये तो मिलीजुली सरकार है। हर पार्टी अपने मंत्री बनाती है, रखती है, हटाती है, ये उन पार्टियों का काम है। धनंजय मुंडे एनसीपी के नेता हैं, उनके बारे में निर्णय एनसीपी के नेता शरद पवार को लेना है जी। तो उसमें उद्धव ठाकरे निर्णय ले भी नहीं सकते, है ना। तो वो सरकार वो के उनका मुखिया काम भी हैं। सरकार का मुखिया तो एक तरह का सांकेतिक मुखिया है, वो पूरी सरकार के मुखिया नहीं, हिस्सों में बटी सरकार है। वो एक धड़े के नेता हैं और उस लिहाज से वो तो ऐसी कोई सरकार नहीं है, वन मैन सरकार नहीं है यहाँ महाराष्ट्र में। एक तरह का मिलीजुली सरकार है, इसी तरह काम करती हैं मिलीजुली सरकारें। तो वो निर्णय करने की उनकी स्थिति नहीं है। धनंजय मुंडे को वो हटा सकें ऐसी स्थिति आज की डेट में तो नहीं। धनंजय मुंडे बहुत ही पावरफुल नेता हैं और एक तरह के विपक्ष के विधान परिषद में लंबे समय तक नेता रहे हैं और बड़े जुझारू नेता हैं और एनसीपी के लिए बहुत ज़रूरी नेता हैं। धनंजय मुंडे पर जिस तरह के आरोप लगे हैं, आप देखिए फ़र्क देखिए दोनों चीज़ों में। तो एक अनुभवी नेता कैसे निपटता है और गैर अनुभवी कैसे निपटता है जी। धनंजय मुंडे ने बाकायदे कई चीज़ें स्वीकार लीं इस घटनाक्रम में और उनको एक रूप दे दिया, भाई ठीक है। उन्होंने उसे इनकार नहीं किया उन घटनाओं से, वो स्वीकार लिया और उसके साथ तो काफ़ी चीज़ें डेसिपेट हो गई। वहीं ठीक उल्टे संजय राठौड़, इसी को बोलते हैं अनुभव और अनुभव की कमी जी। वो उसको एक तरह का राजनीतिक फसल करने चले आए। आपको याद होगा कि एक ज़माने में कैप्टन थे इंडियन टीम के अजहरुद्दीन, जब उनको निकाला जाने लगा तो वो एक बाकायदे एक फैस टोपी, वो जो नमाज के समय या ईद के समय जैसी गोल टोपी लगाई जाती है, वो पहन करके अचानक मुसलमान हो गए, है ना। ऑल ऑफ अ सडन उनको कभी नहीं जाना जाता था कि उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ भी टिप्पणी की होगी, लेकिन बचाने के लिए वो तो राजनेता जब घिरता है तो वो जन नेता होने का स्वांग में सब कुछ दबाने की कोशिश करता है कि भीड़ मेरे साथ है और मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा वाला हिसाब किताब होता है। तो ये संजय राठौड़ ने बाकायदे उसी तरह लिया उसको, वो घटना जैसे नहीं करनी चाहिए थी वैसे उन्होंने की। तो वो नासमझी जो की है वो नासमझी, और ये दोनों घटनाएं मिला करके उनको एक तरह का आप देखें तो वो एक तरह का घिर गए हैं, खुद भी घिर गए हैं और धीरे धीरे अपने घेरे में सरकार को भी फांसते नज़र आ रहे हैं। धनंजय मुंडे ने काफ़ी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल किया है और उन्होंने बाकायदे संभालने की कोशिश की है चीज़ों को। अपराध होते हैं तो स्वीकारे जा सकते हैं और स्वीकारने वालों को आदमी क्षमा भी कर देता है। ऐसा नहीं है कि सेक्स स्कैंडल विश्व में नहीं हुए हैं, आप समझिए कि अमेरिका में हुए हैं। क्लिंटन पर मोनिका लेविन्स्की का आरोप था, वो फिर उसको एक तरह से अगर राजनेता काफ़ी हद तक स्वीकार लेता है तो वो घटनाएं फिर कमज़ोर पड़ जाती हैं। एनडी तिवारी पर आरोप लगा, उन्होंने बहुत दिन तक तो माना ही नहीं वो कि वो उनका महिला संबंध है और वो उनका बेटा है। बाकायदे टेस्टिंग हुई, वो बेटा निकला, वो स्वीकार लिया जी। और वो जनता के लिहाज से क्षमा भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरह हैंडल की जाती हैं, तो एक तो व्यक्तिगत स्तर पर कैसे हैंडल करना चाहिए, दूसरा राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। हमारा समाज है वो इन चीज़ों को मान्यता नहीं देता, ऐसे रिश्तों को मान्यता नहीं देता, और जो हमारे राजनेता हैं वो जब ऐसा कुछ करते दिखाई पड़ते हैं तो वो समाज को कहीं ना कहीं वो कचोटता है, काटता है। तो वो हमको अपने सामाजिक दायरों को समझते हुए हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे राजनेता उन चीज़ों को पालन करें, वैसे दिखाई पड़े, और उनसे सबसे ज़्यादा अपेक्षा होती है कि वो एक तरह का जीवन में लोग उनको एक तरह से नकल करते हैं, कोशिश करते हैं वैसे जीने की। तो अगर उनमें उच्छृंखलता दिखाई देती है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, और वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और वो सरकार में जो लोग हैं उन लोगों को अपनी छवि को स्वच्छ रखने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसी घटनाएं ना हो दोबारा। ये मेरे ख्याल से बाकी लोगों के लिए सीख भी है कि राजनीति के साथ ये सब चीज़ें आती हैं, राजनीति के साथ अपने लोभ आ जाते हैं और वो लोभ आदमी कई बार संवरण नहीं कर पाता। तो वो राजनीति में आने के बाद आदमी राजनीति
राजनीति आप जैसे ही बढ़ना चालू करते हो, ये लोग आपके आसपास खड़े होते हैं। जो समझदार राजनेता है इनको अलग करके विनम्रता से अपना रास्ता आगे चलाता है, और वो जो लोभ में फंस जाता है उस स्तर पे, वो उसी में घेरे में रह जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। तो राजनीति के तौर पर भी ये, एक तो राजनीतिक तौर पर ये गलत हो रहा है, सामाजिक तौर पर तो पूरी तरह गलत है, और व्यक्तिगत तौर पर इन राजनेताओं को अपने तौर तरीक़ों पर, अपने कामकाज पर, अपने जीवन शैली पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है, वरना जनता इस पे विचार करना शुरू कर देती है, और जनता ने विचार करना शुरू कर दिया तो वो कई बार कठिनाई पैदा कर देता है। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। थे वह वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इन सारे मुद्दों को सरकार को खास तौर पर अच्छे से हैंडल करना चाहिए, ताकि इनकी जो छवि है वो बरकरार रहे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।